हाय डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका मौर्य कोचिंग सेंटर पलना में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परावर्ती दूरदर्शी, जो कक्षा 12 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और हर बार यह पूछा जाने वाला क्वेश्चन आ जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं परावर्ती दूरदर्शी की, आखिर परावर्ती दूरदर्शी होता क्या है, तो पहले हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। तो देख लीजिए, परावर्ती दूरदर्शी जो होता है यह दूर की वस्तुओं का हमारे नेत्र पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है और जिससे हमें वस्तुएं बड़ी दिखाई देती हैं। अब दूर वस्तुओं का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम बात कर रहे हैं तो सूर्य, तारे और ग्रह, तो सूर्य, तारे और ग्रह जो होते हैं हमारे यहाँ से करीब करोड़ों किलोमीटर दूरी पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और इसको अगर हम अपनी नग्न आंखों से, यानी कि बिना किसी सोर्स के, बिना किसी प्रकाश के केंद्र से अगर देखना चाहें तो हम दिन में नहीं देख सकते। तब परावर्ती दूरदर्शी जो होता है यह हमारे यानी पृथ्वी से ही या दूर स्थित सभी वस्तुओं को स्पष्ट और बड़ा और चमकीला प्रतिबिंब बनाता है। तो पहले अगर इसके बारे में थोड़ा सा लिखना होता है तो कहते क्या है, ध्यान दीजिएगा। कहीं परावर्ती दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र होता है जो दूर स्थित वस्तुओं का चमकीला और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। परावर्ती दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र होता है जो दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है ना। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख भी देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, देखिएगा, लिख रहे हैं परावर्ती दूरदर्शी ध्यान दीजिए, परावर्ती दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय केंद्र होता है जो दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं, देखिए इसका संरचना पे। ठीक है ना। हमने डायग्राम को पहले ही बना रखा है, ये इसका किरण आरेख है। और अगर हम इसका और एक इमेज देखें तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिएगा, तो यह भी एक प्रकाशिक यानी परावर्ती दूरदर्शी ही है। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात अगर हम बात कर रहे हैं इसके, अब हेडिंग हम बना लेते हैं, अगली हेडिंग। तो ये हो जाता है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाता है थोड़ा सा दूरदर्शी के बारे में, परावर्ती दूरदर्शी के बारे में। ठीक है ना। और एक बात और ध्यान दीजिए, इसको परावर्ती दूरदर्शी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और खगोलीय दूरदर्शी को अपवर्ती दूरदर्शी कहा जाता है क्योंकि उसमें केवल और केवल लेंसों का प्रयोग किया गया होता है। अब आप देखिएगा, ध्यान दीजिए, देखिए परावर्ती दूरदर्शी होता क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इसके संरचना की, यानी यह कैसे बना होता है और किस तरह से काम करता है। ठीक है ना। देखिएगा इसमें, तो इसमें देखिए संरचना, ठीक है ना, हेडिंग बनाते हैं संरचना। आखिर इसकी संरचना कैसी होती है, तो देखिए संरचना में क्या कहते हैं कि इसमें धातु की एक, जो आपको ये दिख रहा है, इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली लगी होती है। इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली लगी होती है जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण लगा होता है, जिसे हम कहते हैं अवदृश्यक दर्पण। कहा जाता है कि इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली लगी होती है जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण लगा होता है, जिसे अवदृश्यक दर्पण कहा जाता है। जिसे अवदृश्यक दर्पण कहा जाता है। जिस वस्तु को हमें देखना होता है इसे उसी ओर रखते हैं। अगर हम करें वस्तु इधर है तो इसका जो मुख होगा, यानी कि इसको हम इधर रखेंगे। तो कहते हैं इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली लगी होती है जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण लगा होता है, जिसे अदृश्यक दर्पण कहते हैं। और जिस वस्तु को देखना होता है इसे उसी ओर रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके फोकस से पहले, यानी जो अवतल दर्पण होता है इसके फोकस से पहले एक और समतल दर्पण लगा होता है। इसके फोकस से पहले एक और समतल दर्पण लगा होता है। ठीक है, जो 45 अंश के कोण पर झुका होता है। यानी ये जो समतल दर्पण लगा होता है यह 45 अंश के कोण पर झुका होता है। फिर कहते हैं कि इस नली, यानी जो क्षैतिज नली है, इस क्षैतिज नली के ऊर्ध्वाधर, ये वाली नली आपको दिख रही होगी डायग्राम में, इस क्षैतिज नली के ऊर्ध्वाधर एक और नली लगी होती है। नली के दूसरे सिरे पर, नली के दूसरे एक सिरे पर, कहते हैं नली के एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है। और ये जो उत्तल लेंस होता है यह हमारे नेत्र की ओर होता है, जिसके कारण हम इसे नेत्रिका कहते हैं। ठीक है ना। एक बार पूरा का पूरा संरचना सुनिएगा। कहते हैं कि इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली लगी होती है जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण लगा होता है, जिसे अदृश्यक दर्पण कहते हैं। जिस वस्तु को देखना होता है इसे उसी ओर रखते हैं। यानी जो
अवतल दर्पण होता है, अदृश्यक दर्पण होता है, इसे उस ओर रखते हैं जिधर हमें वस्तु को देखना होता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए कहते हैं इस अवतल दर्पण या अदृश्यक दर्पण के फोकस से पहले एक समतल दर्पण लगा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक समतल दर्पण लगा होता है जो 45 अंश के कोण पर क्या होता है, झुका होता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि इसके क्षैतिज यानी कि जो क्षैतिज नली होती है इससे ऊर्ध्वाधर में यानी ठीक लंबवत, तो क्षैतिज नली के अभिलंबवत एक और ऊर्ध्वाधर नली लगी होती है जिसके एक किनारे पर छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे हम नेत्रिका कहते हैं। तो ये हो जाएगा संरचना। और ध्यान दीजिए अब संरचना की बात आ जाता है आपका प्रतिबिंब का बनना, यानी इसमें प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। अगर बात करें हम संरचना के लैंग्वेज की तो ध्यान दीजिएगा, हम उसको नोट कर दे रहे हैं और आप इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़ी पतली तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण लगा होगा है, जिसे अदृश्यक दर्पण कहते हैं, जिसको देखना होगा है, इसे उस ओर रखें है, ठीक है। उसके लिए इसके फोकस से पहले एक और समतल दर्पण लगाते हैं जो 45 अंश की कोण पर झुका होता है। क्षैतिज नली के ऊर्ध्वाधर के अभिलंबवत एक और नली लगी होती है जिसके एक किनारे पर छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्रिका कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, ये 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसका जो संरचना है थोड़ा ब्रॉड है, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा, हम लेते हैं देखिए इसमें कहा गया है जो हमने स्क्रीन पर लिया था, चलिए इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें बताया गया है कि इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली लगी होती है जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण लगा होता है जिसे अदृश्यक दर्पण कहते हैं। जिस वस्तु को हमें देखना होता है इसे उस ओर रखते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इसके फोकस से पहले यानी इसका जो फोकस होता है इसके फोकस से पहले एक और समतल दर्पण लगा होता है जो इसमें 45 अंश के कोण पर क्या होता है, झुका होता है, जो 45 अंश के कोण पर झुका होता है। इस क्षैतिज नली के ऊर्ध्वाधर एक और नली लगी होती है, इस क्षैतिज नली के ऊर्ध्वाधर एक और नली लगी होती है जिसके एक किनारे पर छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नेत्रिका कहते हैं। तो ये हो जाता है स्ट्रक्चर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो इसके नोट्स हैं ध्यान दीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। चलिए तो शुरू करते हैं आगे, उसके बाद ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिबिंब का बनना। अगली जो हेडिंग हम लोग बनाते हैं ये हो जाता है प्रतिबिंब का बनना। अगली हेडिंग है प्रतिबिंब का बनना, ठीक है ना। अब देखिए प्रतिबिंब का बनना क्या होता है, ध्यान दीजिएगा भैया। प्रतिबिंब का बनना ये हम हेडिंग बना लेते हैं। देखो प्रतिबिंब का बनना क्या है, तो प्रतिबिंब का बनना बहुत ही आसान है। अगर स्ट्रक्चर आपको पता रहेगा, स्ट्रक्चर अगर बनाए हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है ना। सबसे जरूरी कि आप स्ट्रक्चर को 2 से 3 बार कम से कम रिवाइज कर सकते हैं, और 2-3 बार अगर रिवाइज कर लेते हैं तो बहुत काफी आसान होता है, वो ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम कहते क्या है कि मान लेते हैं एक दूर स्थित वस्तु क्या है,
ए बी है और दूर स्थित का मतलब हो गया ये अनंत पर। अब जैसे अगर जो दूरी हमारे तुलना में क्या हो, जैसे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, इससे बहुत अधिक हो तो हम कहते हैं अनंत पर है, ठीक है ना। जैसे सूर्य हमारे यहाँ से अनंत दूरी पर हम उसको कह सकते हैं, लेकिन वास्तव रूप में कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर या 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह जितने भी ग्रह होते हैं हमारे यहाँ से बहुत दूरी पे होते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि वस्तु अनंत पर है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, माना एक दूर स्थित वस्तु क्या है, ए बी है। माना एक दूर स्थित वस्तु ए बी है जिसका अदृश्यक दर्पण, ठीक है ना, जिसका अदृश्यक दर्पण M1 द्वारा प्रतिबिंब बनने से पहले एक समतल दर्पण M2 द्वारा, यानी समतल दर्पण M2 द्वारा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। फिर से सुनिएगा, माना एक दूर स्थित वस्तु ए बी है जिसका अदृश्यक दर्पण M1 द्वारा प्रतिबिंब बनने से पहले समतल दर्पण M2 द्वारा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब A डैश B डैश बन जाता है, ठीक है ना। कहते हैं प्रतिबिंब A डैश B डैश, प्रतिबिंब जो A डैश B डैश होता है, प्रतिबिंब A डैश B डैश नेत्रिका के लिए, ठीक है ना, नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका नेत्रिका द्वारा, यानी कि प्रतिबिंब A डैश B डैश का नेत्रिका के द्वारा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब A डबल डैश तथा B डबल डैश बनता है, ठीक है ना। और ए वस्तु ए बी का अभीष्ट प्रतिबिंब हो जाता है, तो ये हो जाता है इसका प्रतिबिंब का बनना। एक बार पूरा फिर से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं माना एक दूर स्थित वस्तु ए बी है जिसका अदृश्यक दर्पण M1 द्वारा प्रतिबिंब बनने से पहले समतल दर्पण M2 द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। प्रतिबिंब A डैश B डैश नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका नेत्रिका द्वारा आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बन जाता है। तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब का बनना। अगर आपको इसका लैंग्वेज चाहिए तो लैंग्वेज हम नोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। माना एक दूर स्थित वस्तु ए बी है जिसका अदृश्यक दर्पण M1 द्वारा प्रतिबिंब बनने से पहले समतल दर्पण M2 द्वारा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। प्रतिबिंब A डैश B डैश नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। A डैश B डैश का नेत्रिका द्वारा आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बनता है। प्रतिबिंब A डैश B डैश, प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश वस्तु ए बी का अभीष्ट प्रतिबिंब होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, ये इसका हो जाएगा संरचना, और संरचना नहीं, प्रतिबिंब का बनना, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा। अब हम इसका जो इमेज है उसको भी ले लेते हैं, ठीक ना। देखिए, चलिए ध्यान दीजिए आप सभी लोग, एक बार फिर से हम पूरा बता दे रहे हैं। तो कहेंगे कि माना एक दूर स्थित वस्तु ए बी है, माना एक दूर स्थित वस्तु ए बी है जिसका अदृश्यक दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने से पहले समतल दर्पण M2 द्वारा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। प्रतिबिंब A डैश B डैश नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका नेत्रिका द्वारा आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बन जाता है। और ये जो A डबल डैश B डबल डैश होता है, यह वस्तु ए बी का क्या होता है, अभीष्ट प्रतिबिंब होता है, ठीक है ना। तो यह हो जाता है पूरा इसका संरचना और प्रतिबिंब का बनना। तो इतना अगर आप पूरा लिख देते हैं तो यह पूरा 5 नंबर का हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोशिश करिए कि वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइव करके आप पुनः देखिए और अच्छी तरह से इसको तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।